Good morning student. Welcome on RCC classes Bulgarian. आज हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3 ग्रेविटेशन। इस ग्रेविटेशन के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 9 के सारे टॉपिक्स और जितने भी क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट उनको देखेंगे। साथ साथ हम 11th एंट्रेंस का और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का भी हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और जो भी आपके क्वेश्चन हैं क्लास के वो भी हम देखेंगे एनसीईआरटी से। तो सभी क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे और ज़्यादातर आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए जाएंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी ना हो। इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा, जिसके लिए आपको पूरा लेक्चर देखना होगा और देखने के साथ साथ आपको इसके नोट्स भी बनाने होंगे ताकि आपको बाद में रिवीजन में आसानी हो जाए। ठीक है, इसके पढ़ने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से यहीं से आप सारा चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है यहाँ कि दुनिया में कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को हमेशा अट्रैक्ट करती है, यानी अपनी तरफ खींचती है। दिस अट्रैक्शन फोर्स मे बी स्मॉल और लार्ज। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये क्या है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरी ऑब्जेक्ट आपके पास ये कहीं दूसरी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। इन दोनों के दरमियान की अगर दूरी मैं डी मान लूँ, यहाँ डी मान लेते हैं, तब क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट 1 है और ये जो ऑब्जेक्ट 2 है ये हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, यानी ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगी और ये वाली जो ऑब्जेक्ट है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब यहाँ आता है न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें हम देखेंगे कि ग्रेविटेशन का लॉ क्या कहता है। तो न्यूटन, जैसे कि आप जानते ही हैं, वेल नोन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी कुछ थ्योरी दी थी। कभी एक दफ़ा ये एक पेड़ के नीचे बैठे थे और यहाँ से क्या हुआ था, एक सेब यहाँ से गिरा। जो पेड़ है ये हालांकि सेब का पेड़ नहीं है, यहाँ से एक क्या था, सेब गिरा और उनके सर पर गिरा कर। तो इन्होंने ये सोचा कि जो सेब है वो हमारे सर पर ही क्यों गिरा, आसमान पर ही क्यों नहीं लटक गया। तो यहाँ से इन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की और कुछ इन्होंने अपना एक लॉ दिया। कब दिया था, 1687 में, यानी 1687 में दिया था। क्या लॉ था वो, उस लॉ को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ हम यही पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कुछ बुक्स में दिया हुआ है और एनसीईआरटी में भी यही है, एम और एम दिया हुआ है। हम यहाँ कुछ बुक्स में या रिफ्रेशर्स में M1 M2 दिया होता है, तो आप इसको M1 मान लें और इस ऑब्जेक्ट के मास को मान लें M2। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो हमने मान ली D। अब यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में, वो हमने माना वो क्या है, F है। जो F है वो क्या होगा, G m1 m2/r²। यहाँ जो D है इसको किसी किसी बुक में क्या लिया है, R लिया है। R क्या है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो फोर्स है किस तरह से इन ऑब्जेक्ट के मासेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन दोनों के बीच की दूरी के साथ किस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखते हैं। तो देखिए, यहाँ जो फोर्स है आपका, ये फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन ऑब्जेक्ट के मास की। यानी ये जो फोर्थ है, आप लिख लें इस चीज़ को, यहाँ हम लिख रहे हैं M1 और M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हो गया आपका M1 और यहाँ हो गया आपका ये M2। इस M1 और M2 के क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह से यही F यानी फोर्स जो लग रहा है ऑब्जेक्ट के बीच में, वो इन्हीं ऑब्जेक्ट के बीच में जितनी भी दूरी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर मैं इसको R मान लूँ या D मान लूँ, आप चाहें तो D भी मान सकते हैं। चलिए मैं D मान ले रहा हूँ क्योंकि हमने D लिख रखा है। तो यहाँ D के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इसको मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ और इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ, मान लीजिए इसको मैंने फर्स्ट माना और इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया और कंबाइन करता हूँ मैं इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो हमारा जो फॉर्मूला आता है आपका वो क्या आएगा, अभी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ही फॉर्म में लेंगे। तो ये देखिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निशान लगाया हमने यहाँ पर और ये कंबाइन किया M1
और ये आया आपका m2, ये आया आपका m1 और ये आया आपका m2, और यहाँ नीचे क्या था, ये था डी स्क्वायर, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, डी स्क्वायर लिख देंगे, जो कि आपका ये रहा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तब क्या आता है, तो आता है आपका एक कांस्टेंट जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल जी कहते हैं। वो कैपिटल जी क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी एक वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। जहाँ मान लीजिए आप ज़मीन पे हों, आसमान में हों, कहीं भी हों, किसी भी जगह चले जाएं, इस जी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा सेम रहती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर लिखेंगे, और कहीं कहीं आर भी लिखा होता है, तो आप चाहें तो आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है अदर बुक्स पर। तो यहाँ हम बात कर रहे थे इस कैपिटल जी की। तो ये जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसको हम जी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ आपको एक चीज़ समझ में नहीं आई होगी, वो क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर बढ़ रही है तो उसकी रेस्पेक्ट में दूसरी ऑब्जेक्ट भी बढ़े। मान लीजिए आपने 1 लीटर वाटर लिया, अगर आपने 1 लीटर वाटर लिया है और उसकी कॉस्ट है 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़, तो ये 20 रुपीज़ आपकी 1 लीटर वाटर की कीमत है। अगर आप यहाँ 2 लीटर वाटर ले लें तो इस वाटर की जो कीमत है वो क्या होगा, इसी के रेस्पेक्ट में इंक्रीज कर जाएगी। यानी जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी कीमत भी बढ़ रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर ऐसा हो कि एक ही चीज़ की कीमत बढ़ रही है और दूसरी चीज़ घट रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डायरेक्टली और इन्वर्सली का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब यहाँ हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। क्या कहता है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो देखिए ये क्या कहता है, हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए ये है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of the two masses and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब क्या है, जो फोर्स होता है कहीं भी किसी भी दो बॉडी के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, और उन दोनों के दरमियान जो भी डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपको स्टेटमेंट लिखने के लिए, तो देखिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको क्या याद करना है वो बता देते हैं। यहाँ से आपको यहाँ तक याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये स्टेटमेंट है। और फॉर्मूले के लिए आपको इसको याद करना है, एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। और आपको जी की वैल्यू याद रखनी है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। तो देखिए यहाँ देखते हैं हम कैपलर्स। कैपलर्स के 3 नियम थे, यानी 3 कानून थे। पहला लॉ था, पहले लॉ को हम क्या कहते हैं, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें आप, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहता है पहला नियम, पहला नियम कहता है अकॉर्डिंग टू द केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एट वन ऑफ द फोसाई। मतलब क्या है इसका, कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, और जिस रास्ते में घूमते हैं उस रास्ते का नाम है एलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये वाला रास्ता, इसको हम कहते हैं एलिप्टिकल पाथ कहते हैं, एलिप्टिकल रास्ता कहते हैं, यानी चपटा रास्ता, जिसमें जो सन है एक फोकस की तरह काम करता है, यानी इसी के चारों तरफ घूमते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा है, फोसाई कहा है। फोसाई मतलब क्या है, ये सन यहाँ पर भी हो सकता है और ये सन की जो पोजीशन है वो यहाँ पर भी हो सकती है, इसीलिए यहाँ फोसाई का वर्ड यूज किया है। ये कह रहे हैं द पॉइंट एट विच द प्लैनेट इज क्लोज टू द सन। अब ये पॉइंट जो है जहाँ पर सन के करीब आ जाता है प्लैनेट्स, मान लीजिए अगर प्लैनेट यहाँ पर है पी, इसको हमने यहाँ देखा तो ये सन के करीब है, और अगर प्लैनेट कहीं यहाँ आ गया या इस पोजीशन पर आ गया, कहीं डी वाली पोजीशन पर, ये थोड़ा दूर चला गया, मान लीजिए ए पर आ गया तो और दूर चला गया, तो जब सन के क्लोज होता है, जो प्लैनेट है सन के क्लोज होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम पेरीहीलियन। और जब ये प्लैनेट सन से दूर होता है यानी फार्दर होता है, तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एपीहीलियन।
तो यहाँ मान लीजिए इस पर क्या होगा, पेरीहिलियन होगा, और यहाँ अगर ए पर है तो ये क्या होगा, एपीहिलियन कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है एलिप्ट का जो मेजर एक्सिस होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2a होती है, और जो माइनर एक्सिस होती है उसको हम क्या कहते हैं, 2b कहते हैं। यानी ये दूरी है, ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे जाकर, तो आपको समझ में आ गया होगा। केपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं और सन एक फोकस की तरह काम करता है, और जब भी प्लैनेट सन के करीब होगा तो उस पोजीशन को हम पेरीहिलियन कहेंगे, और जो सन के से दूर होगा प्लैनेट उस पोजीशन को हम कहेंगे एपीहिलियन कहेंगे। ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट लॉ, इसका सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। तो एंट्रेंस के लिए आप याद रखेंगे, लॉ ऑफ इक्वल एरिया कहते हैं केपलर के सेकंड लॉ को। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है the radius vector drawn from the sun to the planet swap out equal areas in equal interval of time। मतलब क्या है, अगर कोई प्लैनेट इस पोजीशन पर था, इस पोजीशन से यहाँ पर आया, मान लीजिए इसको आने में इसको कितना टाइम लगा, मान लीजिए 1 मंथ लगा, यहाँ से यहाँ आने में 1 मंथ का समय लगा इसको। तो 1 मंथ में ये सन से मैंने क्या किया, इसको रेडियस को यहाँ ज्वाइन किया और इसको मैंने यहाँ ज्वाइन किया, और ये आपको दिख रहा है ये वाला एरिया स्वैप करेगा, ये पूरा एक एरिया है। ये जो एरिया है ये 1 महीने के अंदर एक प्लैनेट ने तय किया था। उसके बाद यही प्लैनेट कहाँ आया, यहाँ आया मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक आ गया ये। ठीक है, ये भी हमने 1 मंथ के लिए मान लिया डिस्टेंस, तो मान लीजिए ये 1 मंथ के लिए डिस्टेंस है, और ये प्लैनेट इस तरह से चल रहा है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने में इसने क्या किया, ये वाला एरिया स्वैप किया, इसको मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया। थोड़ा सा लाइन को ठीक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने सन के इसको ज्वाइन किया यहाँ तक, और यहाँ से सन से हमने इसको ज्वाइन किया, तो ये जो एरिया आएगा ये वाला, ये एरिया इस वाले एरिया के बराबर होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, केपलर्स का सेकंड लॉ कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं केपलर्स का थर्ड लॉ की तरफ। अब फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद हम थर्ड लॉ की तरफ चलेंगे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बता दूं आपको क्या है, इसकी स्टेटमेंट आपको याद करने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपका एंट्रेंस है उसके लिए आपको याद रखना है, लॉ ऑफ इक्वल एरिया कहते हैं सेकंड लॉ को, और लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं फर्स्ट लॉ। समझ में आया होगा आपके। अब चलते हैं हम थर्ड नियम की तरफ, यानी थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ क्या कहता है, तो देखिए थर्ड लॉ क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको एक स्टेटमेंट टाइप याद रखना है। क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि ये जो टी स्क्वायर है, टी क्या है, यहाँ टाइम पीरियड है। देखिए यहाँ है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड कहते हैं, क्योंकि पीरियड मतलब यहाँ टाइम की बात हो रही है। इन द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस मतलब ये जो हमारा मेजर एक्सिस थी, जो इलिप्ट था, ये हमारा क्या था, टोटल 2a था। तो सेमी मेजर एक्सिस मतलब आधी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो होगी वो क्या होगी, a होगी। इस a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी a के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा t का स्क्वायर। t मतलब यहाँ जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड क्या होगा, जो आपकी सेमी मेजर एक्सिस है इसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या कहता है, थर्ड नियम कहता है। तो थर्ड नियम आपको याद रखना है। क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपका कोई भी प्लैनेट है वो सूरज के चारों तरफ घूम रहा है एक इलिप्टिकल रास्ते में, तो जो आपकी सेमी मेजर है, तो आपको समझ में आया होगा क्या कहता है, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। ठीक, तो ये आपका थर्ड नियम है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है यहाँ से इसको यहाँ तक, और आपको एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आते हैं रिलेशन देख लेते हैं, किसमें, कैपिटल जी और स्मॉल जी में ये रिलेशन क्या है। चलिए रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ रिलेशन जो होता है कैपिटल जी और स्मॉल जी में, ये होता है स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यहाँ जो आर ई क्या है, रेडियस, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गई आपकी, ये कितना होता है 6370 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर हम कह सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं हम यहाँ पर
कैपिटल जी ये है और आपका जो स्मॉल जी है जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं वो ये है। तो यहाँ देखिए जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस तरह से जो स्मॉल जी है इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ हम बात करेंगे जो कैपिटल जी है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा हर जगह, लेकिन जो स्मॉल जी है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, यानी वेरी करता है, मतलब चेंज होता रहता है। यूनिट क्या होती है कैपिटल जी की? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और जो स्मॉल जी है इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आई है तो आप इसको एक बार और रिपीट कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्या टॉपिक है हमारे हैं मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ मास की अगर डेफिनेशन की बात करें तो आपको ये सेकंड पॉइंट याद रखना है मास के लिए। तो क्या होता है मास और क्या होता है आपका जो वेट होता है वो। तो यहाँ हम मास की बात करते हैं तो द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। मतलब जो भी चीज़ किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसका मास कहते हैं, ठीक है। तो जो भी मटेरियल आपके अंदर है वो क्या कहलाएगा? आपका मास कहलाएगा। उसके बाद वेट की बात कर लेते हैं। तो वेट में अगर डेफिनेशन लिखें आप एग्जाम में तो आप इसको लिखें। वेट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो आपको पहला पॉइंट ये याद रखना होगा, नंबर 1, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय इट्स इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हम इनर्शिया के जरिए नाप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। इनर्शिया क्या होता है? ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो बताती है कि कोई बॉडी कितनी भारी या कितनी हल्की है, ठीक है। इसको हम इनर्शिया कहते हैं। वेट फर्स्ट पॉइंट है। वेट में वेट बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो वेट होता है एक तरह का फोर्स होता है जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं हम। सेकंड पॉइंट हमने आपको बता ही दिया मास के अंदर। अब सेकंड पॉइंट आप वेट के अंदर देख लें क्या है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है? अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करने के लिए, इसी को हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मास के अंदर। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस। मतलब क्या है इसका कि मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का हर जगह पर सेम रहता है। रिमेन्स कांस्टेंट मतलब हर जगह सेम रहेगा। उसके बाद अगर वेट की बात कर लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो जी की वैल्यू होती है अलग अलग प्लेसेस पर वो चेंज होती रहती है। अभी हम बताएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अलग अलग वैल्यू क्या होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारे यहाँ पर जो आपका मास होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं यानी नाप सकते हैं। किससे? पेन के जरिए, और एक होता है बीम बैलेंस के जरिए, ठीक है। तो इन दोनों के जरिए हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। आगे चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ द वेट इज डन बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। तो जो आपका वेट होता है इसको हम स्प्रिंग बैलेंस के जरिए नाप सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस तरह से होता है यूँ। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। किसको नाप सकते हैं? वेट को नाप सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का होता है स्प्रिंग बैलेंस कुछ, ठीक है। आगे चलते हैं हम यहाँ पर। लास्ट पॉइंट हमारा जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है? जी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ जी जीरो एट प्लेस। यानी जी पर डिपेंड नहीं करेगा चाहे जी की वैल्यू जीरो क्यों ना हो जाए। मास क्या है? जी पर डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है? जीरो हो सकता है। कब हो सकता है? जब जी की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो वेट जो होता है इस जी पर डिपेंड करता है। अगर जी की वैल्यू जीरो है तो वेट भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्या है? फ्री फॉल देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम अ हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली इज कॉल्ड अ फ्री फॉल। मतलब यहाँ सिर्फ ग्रेविटी का ही रोल होगा। यानी आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका, अगर कोई फोर्स नहीं लगाया है आपने यहाँ पर, तो ये जो ऑब्जेक्ट गिरेगी इसको क्या होगा? अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका यानी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा?
जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। अब इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, आपको याद रखना क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, इसकी यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद बात करेंगे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी जो वैल्यू होती है डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट होती है। तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो आप ये ले सकते हैं, याद रखनी है आपको ये वैल्यू। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर जो वैल्यू होती है जी की, वो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट होती है। ठीक है, इट्स वैल्यू इज डिफरेंट प्लेसेस, मतलब यहाँ थोड़ा सा एरर है, यहाँ मैं इसको ठीक किए देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, जो वैल्यू होती है जी की वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। मतलब क्या है यहाँ पर, इट्स वैल्यू इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, एट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, तो ये आपका ठीक हो गया, डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, तो अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि जो जी की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, कहाँ पर होगी, अर्थ की सरफेस पर होगी। और दूसरा क्या है, पोल, यानी पोल क्या है, हमारा जो अर्थ है उसको हमने अगर देखें तो ये दो पोल में डिवाइड होती है, एक को कहते हैं साउथ पोल और एक को कहते हैं हम नॉर्थ पोल। ये है नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। और बीच में ये जो लाइन जा रही है अर्थ को जो दो पार्ट में डिवाइड करती है बीच से, इसको हम कहते हैं इक्वेटर कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, इक्वेटर कहलाता है। ठीक है, तो इक्वेटर जो होता है अर्थ को दो पार्ट में बांटता है, एक को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ हम बात करेंगे कि जो मैक्सिमम होती है, अगर क्वेश्चन में आ जाए एमसीक्यू में कि बताइए जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, तो आप कहेंगे कि अर्थ की सरफेस पर होती है। अब कहेंगे कि जी की वैल्यू मिनिमम कहाँ होती है, तो मिनिमम होती है इक्वेटर पर होती है। उसके बाद जी की वैल्यू डिक्रीज कब होगी और इंक्रीज कब होगी, तो कह रहे हैं जब जी की वैल्यू डिक्रीज होगी कब होगी, जब हाइट बढ़ जाएगी या फिर डेप्थ बढ़ जाएगी। यानी अगर आप यहाँ से अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाएं तब जी की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब आप अर्थ की सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे तब भी जी की वैल्यू कम हो जाएगी। उसके बाद अगर आप इक्वेटर पर जाएंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा कम होगी वैल्यू, यानी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद अब पूछा है कोई, अगर बताइए कि भाई जी की वैल्यू कहाँ है, जीरो, तो आप बताएंगे कि जी की वैल्यू कहाँ होती है, सेंटर पर जीरो हो जाती है। अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो होगी अर्थ पर वैल्यू क्या होगी, जी की यहाँ जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, जी यहाँ पर क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा पॉइंट सारे। तो इसको आप याद रखें आपके एमसीक्यूज के लिए, यानी आपके ऑब्जेक्टिव सवाल जो होते हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट क्या हमारा रिलेशन है बिटवीन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ एंड ऑन मून। ठीक है, तो मून और अर्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसमें क्या रिलेशन, तो यहाँ देखिए रिलेशन हम देख लेते हैं। हमें मालूम है कि जो अर्थ की ग्रेविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, जीई कहते हैं, और जो मून की ग्रेविटी होती है उसको हम कहते हैं जीएम कहते हैं। तो मून की ग्रेविटी जो होती है वो अर्थ की ग्रेविटी क्या होती है, 1/6 होती है। क्या होती है यहाँ, 1/6 होती है। तो जीएम इज इक्वल टू होता है जीई अपॉन 6। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं जीएम अपॉन जीई इज इक्वल टू होता है 1/6, एक ही बात है। अगर आपका जो ग्रेविटी है अर्थ पर वो है 10, ठीक है, तो आपकी मून पर ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 10/6 हो जाएगी। यानी अगर आप उसे डिवाइड करेंगे तो आपकी कितनी आएगी, देखिए यहाँ डिवाइड करेंगे आप 6 से, तो यहाँ आंसर जो आएगा वो आएगा तकरीबन 1.6। कितना आएगा, 1.6 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपकी जीई है, अगर ये यहाँ पर अगर मैं कह दूँ ये जीई है, तो ये जो आपका जीएम होगा वो क्या होगा, जीई का 1/6 होगा। ठीक, इसी तरह से वेट की बात अगर हम कर लें तो वेट ऑन मून जो होगा वो वेट ऑफ अर्थ पर, जितना भी अर्थ पर वेट होगा उसका 1/6 होगा। यानी अगर जो आपका वेट है अर्थ पर, मान लीजिए मैंने कहा 60 न्यूटन है, ये क्या है 60 न्यूटन है, क्योंकि वेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है।
और जो मास की यूनिट क्या होती है वो होती है किलोग्राम। आप पीछे जो हमने डिफरेंस बताया था उसमें आप लिखते हैं कहीं पर मास की जो यूनिट होती है वो केजी होती है और वेट की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, यहाँ अगर आपका 60 न्यूटन है अर्थ पर, तो मून पर कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दें आप, कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अपने एक क्वेश्चन कर लेते हैं इन पर। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें देखते हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 12,800 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और रेडियस दी हुई है अर्थ की कितनी, 6400 किलोमीटर। ड्रॉ इट्स इंटरप्रिटेशन, मतलब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। अब हमें पता है कि जी का फॉर्मूला होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है पीछे रिलेशन। आपको मालूम है अर्थ की जो रेडियस होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से राइट हैंड पर और 2 से लेफ्ट हैंड पर, तो मेरी क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपका 2 से मल्टीप्लाई होकर आ गया, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आर ई की वैल्यू ये है। और सिंपल आर ई की वैल्यू कहें तो ये है। तो ये आर ई कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम, इस G2 के लिए इस्तेमाल करेंगे, सॉरी G1 के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जो 2 RE इस्तेमाल करेंगे वो किसके लिए करेंगे, G2 के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ देखिए हमारा G क्या है, अर्थ पर है, ये ऑन अर्थ लिख लें आप चाहें तो। ऑन अर्थ है आपका, अर्थ की सरफेस पर है। और G2 कहाँ है आपका, 12,800 किलोमीटर की दूरी पर है। तो G1 क्या आ जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, यहाँ इस फॉर्मूले से लिया है हमने। उसके बाद G2 क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई की जगह पर क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आर क्या है, दुगना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 RE की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12,800। तो हम बाद में इसको रखेंगे, तो हमने सिर्फ क्या लिखा है, 2 RE का होल स्क्वायर। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी और ये सेकंड इक्वेशन है हमारी। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को जब सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो यह आपका आ जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा जी एम ई अपॉन 2 RE का स्क्वायर। अब यहाँ जो ऊपर वाला पार्ट है वो G1 है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, जी G2 है। अब क्या करते हैं, आपको पता है कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो यूं ही रहता है, सेम रहता है, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको रोल कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो 2 था इसका स्क्वायर आगे 4 हो गया ऊपर, और यहाँ जो आर ई था ये आर ई स्क्वायर हो गया, ये जी एम ई था ये नीचे आ गया। इस जी एम ई 1 से इसको हमने इससे काट दिया, इसको यानी डिवाइड कर दिया। तो यहाँ आपका और आर ई स्क्वायर को हम आर ई से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 4 बचेगा। ये आ जाएगा आपका G1 अपॉन G2 इज इक्वल टू आ गया 4/1। तो ये G2 इज इक्वल टू आ गया G1/4। और G1 हमें मालूम है, हम अगर कोई वैल्यू ना हो तो अभी बताया था आपको 10 ले सकते हैं या 9.8 ले सकते हैं, यहाँ हमने 10 ले रखा है। तो ये 10 से जब डिवाइड करेंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को जारी रखें, और अपने इस चैनल के साथ लगे रहें। ठीक है, और देखते रहें RCC क्लासेस अलीगेरियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना